हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सृष्टि क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण, एसिड बेस एंड साल्ट्स। देखिए, इसमें कहा जाता है कि इसमें दिया गया है कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं। ठीक है, सभी की परिभाषाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। और जो है अम्ल की बात की जाता है तो अम्ल में आर्हेनियस के द्वारा जो है हाइड्रोजन धनायन में प्राप्त होते हैं, तो उसने कह दिया था कि ये अम्ल है। जिसमें OH ऋणायन प्राप्त होते हैं, विस्थापित होते हैं, तो वह कह दिया गया कि क्षार है। और अम्ल और क्षार के दोनों की अभिक्रिया करने से जो यौगिक प्राप्त होते हैं उसे लवण कहा गया है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल किसे कहा जाता है, और अम्ल और अम्ल क्षारक चाहे क्षार तथा लवण में कहा गया है कि सभी रासायनिक यौगिकों को उनके गुणों के आधार पर बांटा गया है। सभी रासायनिक यौगिकों को उनके गुणों के आधार पर यह बांटा गया है, जिसे अम्ल, क्षार और लवण के रूप में बांट दिया गया है। जिनमें विशिष्ट गुण होते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं। इनमें कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं। जंतुओं तथा मनुष्यों में अधिकांश पाचक रसों में अम्ल होते हैं। चाहे कोई भी जंतु है, मनुष्य हैं, जैसे भोजन के पाचन में के लिए अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आपके जो भी शरीर के अंदर वाले भाग में अम्ल का रिसाव होने लगता है तो खाना का पाचन होने लगता है। इसी तरह से भोजन का खट्टा या कड़वा स्वाद में इनमें उपस्थित अम्ल या क्षार के कारण होते हैं। भोजन का खट्टा या कड़वा स्वाद इनमें जो है उपस्थित अम्ल या क्षार के कारण ये होते हैं। अम्ल के क्षार के कारण खट्टा कड़वा आपके भोजन के रूप में प्राप्त मिलने लगते हैं। तो इसी में हम लोग बात करेंगे कि पहले अम्ल क्या होते हैं या अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल की उत्पत्ति एसिड से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल की उत्पत्ति कैसे हुई है, एसिड से हुई है। तो एसिड से हो गई है तो उसका अर्थ है खट्टा। जैसे अम्ल है, अम्ल की उपस्थिति जो दिया गया है, अम्ल की उत्पत्ति, ठीक है, दे दिया गया कि यहां पर कि अम्ल की उत्पत्ति जो हुई थी एसिड से हुई थी। किससे हुई थी, एसिड से। और एसिड्स का अर्थ होता है खट्टा। एसिड का अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। अब इसी से अम्ल को आपको प्राप्त होता है कि अम्ल का अर्थ क्या होता है, यानी कि अम्ल की परिभाषाएं क्या होती है। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं जिसे अम्ल कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। पदार्थों को उनके स्वाद तथा लिटमस पेपर के प्रभाव के आधार पर अम्लों या क्षारकों का वर्गीकरण किया गया है। कहा जाता है कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं जिसे अम्ल कहते हैं, और पदार्थों को उनके स्वाद तथा लिटमस पेपर के प्रभाव के आधार पर अम्लों व क्षार को यानी कि क्षार में वर्गीकृत किया गया है। जिसका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जो स्वाद में खट्टा भी रहेगा और नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लाल कर देता है। जब नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा तो समझ जाए कि वह क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। तो दिया गया है कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं उसे हम कहते हैं अम्ल। अब अम्ल तो हो गया, तो इसके आधार पर बताया जा रहा है कि आर्हेनियस। अब बात करेगा किसका, आर्हेनियस की बात किया जाएगा कि आर्हेनियस ने क्या कहा था अम्ल के बारे में। और बहुत ही अच्छे से परिभाषा दिया गया है और आपसे परीक्षा में
बोर्ड परीक्षा में आपको ये पूछता है बार बार कि आर्हेनियस क्या है, आर्हेनियस ने क्या क्या परिभाषा दिया है। ठीक है, तो आर्हेनियस ने कहा था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में उपस्थित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा अतिरिक्त कोई धनायन नहीं देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, आर्हेनियस ने कहा है, यानी कि आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन यानी कि हाइड्रोजन धनायन यानी कि H धनायन देते हैं तथा अतिरिक्त कोई धनायन नहीं देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अम्लों में हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है। अम्लों में क्या होती है? हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है। जैसे कैसे? नाइट्रिक अम्ल दिया गया है HNO3। जब हम वियोजित करते हैं किसके आधार पर? उत्क्रमणीय विधि के आधार पर, यानी कि उत्क्रमणीय विधि के आधार पर जब वियोजित करते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन आयन जो है विस्थापित, यानी कि यहां पर H धनायन प्लस NO आपको 3 मिल जाएगा, यह आयन के रूप में हो जाता है। अब यह क्या है? धनायन के रूप में प्राप्त हो गया तो यह क्या हो गया? अम्ल हो गया। इसलिए यह किसने कहा था? जो है आर्हेनियस ने बताया था। फिर दे दिया गया है आपको कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब इसको भी हम तोड़ेंगे, वियोजित करेंगे तो आपका टूटेगा H धनायन प्लस Cl पे ऋणायन हो जाता है। तो यह जब धनायन प्राप्त हो जाएंगे तो यह क्या है? आपके कहा जाता है कि अम्ल है। क्या है? अम्ल है। जैसे इसके प्रमुख गुण आपको उपस्थित किया जाता है कि प्राकृतिक स्रोत या पदार्थ होते हैं जिसमें अम्ल होते हैं। कहा जाता है कि नींबू, संतरा, अंगूर जो होते हैं इसमें साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। सिरका, अचार, फलों में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली, कच्चा आम जो होता है इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। फिर इसके बाद जो है पालक, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। दही, दूध में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। सेव में मौलिक यानी कि मैलिक अम्ल पाए जाते हैं। पेय पदार्थ या सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। चींटी काटने पर फार्मिक अम्ल की उत्पत्ति होती है जिसके कारण से बहुत तेजी से जलन होता है। फिर इसके बाद जो है गेहूं में ग्लूटेमिक अम्ल पाया जाता है और घास पत्ते में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। मूत्र में यूरिया अम्ल पाया जाता है जिसको हम यूरिक अम्ल कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C5H4N4O3 होता है। इसी में दे दिया गया है कि साइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है C6H8O7 होता है। एसिटिक अम्ल का आपको फार्मूला होता है यानी कि इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH होता है। टार्टरिक अम्ल का फार्मूला होता है C4H8O6 होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला यानी कि सूत्र होता है इसका C2H2O4 होता है। और लैक्टिक अम्ल का इसका सूत्र होता है C2H4 आपका OHCOOH होता है। यह आपके सभी आपको दिए गए हैं। इसमें आपको पूछ दिया जाता है कि किस प्रकार से इसमें प्रदर्शित किए जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसमें आपको आगे पढ़ना है इसके अम्लों के प्रकार। अम्लों के 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? अम्ल के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। ये 2 प्रकार के अम्ल होते हैं। अम्ल 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। देखिए इसको कैसे बांटा जाएगा आपको, ठीक? अब ध्यान से देखिएगा। एक अम्लों के प्रकार मैं यहां पर बांट दे रहा हूं। यहां पर करेंगे अम्लों के प्रकार। अम्लों के प्रकार एकदम ध्यान से देखिएगा इसको। इस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है। यह आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है क्या चीज? प्रबल अम्ल होता है। एक हो जाएगा प्रबल अम्ल जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद होता है दुर्बल अम्ल। एक होता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल को वीक एसिड कहा जाता है। तो इसमें आपको दिया गया है कि प्रबल अम्ल होते क्या हैं। जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित होते हैं उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जो जल में क्या होते हैं?
पूर्णतया आयनित या वियोजित हो जाते हैं उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, यानी कि नाइट्रिक अम्ल हो गया। ये सभी क्या है आपके, यह जल में वियोजित है। जैसे दे दिया गया आपको प्रबल अम्ल, जो जल में आयनित होते हैं पूर्ण रूप से, उसे ही कहा जाता है प्रबल अम्ल। जी एग्जाम्पल में दे दिया गया है आपको H2SO4 दे दिया गया, HCl दे दिया गया और नाइट्रिक अम्ल दे दिया गया है। तो यह क्या है, पूर्ण रूप से जल में वियोजित है। देखिए कैसे है, आपको दे दिया गया है H2SO4, जब वियोजित करते हैं तो यह टूटता है H धनायन प्लस SO4 में वियोजित हो जाएगा। ठीक है, SO4 में आपका 2 ऋणायन हो जाता है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि फिर आप यहाँ पर दे दिया गया है HCl को हमें वियोजित करना है तो यह हो जाएगा आपका H धनायन और प्लस Cl पे ऋणायन होता है। फिर इसके बाद दे दिया गया है HNO3 को जब बांटते हैं तोड़ा जाता है, वियोजित होता है तो H धनायन प्लस NO3 पर ऋणायन हो जाता है। यह आपको दे दिया गया है प्रबल अम्ल के हैं। इसमें से पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है। आपको याद रखना है H2SO4, HCl और HNO3 नाइट्रिक अम्ल को बार बार पूछा गया है कि यह किस प्रकार का अम्ल है, दुर्बल अम्ल है कि प्रबल अम्ल है कि क्या है। तो आपको यह जो नाइट्रिक अम्ल होता है यह दे दिया गया है कि यह एक प्रकार का प्रबल अम्ल होता है। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे दुर्बल अम्ल। क्या पढ़ेंगे, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होता है, कहा जाता है कि जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं, उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे आपको दे दिया जाता है कि यह पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होगा, वियोजित तो होगा लेकिन पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है, इसमें कोई भी मात्राएं सही ढंग से प्राप्त नहीं होती है। जैसे आपको HCN दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, HCN हाइड्रोसायनिक अम्ल होता है या इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड दे दिया गया है, इसको यह वियोजित तो होगा लेकिन पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं। जैसे में क्या क्या दिया गया है दुर्बल अम्ल में, एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में दिया गया है, इसमें हाइड्रोजन साइनाइड दिया गया है, HCN हो जाएगा, HCN हो गया। फिर इसके बाद जो है आपको दे दिया गया है एसिटिक अम्ल CH3COOH दिया गया है, CH3COOH दिया गया है। फिर इसके बाद जो है आपको दे दिया गया है मेथेनोइक अम्ल होता है, HCOOH होता है, HCOOH हो गया। फिर इसके बाद जो है आपको H2S दिया जाता है, H2S है, H2S। फिर इसके बाद H2 होता है, H2SO2 होता है। फिर इसके बाद H2CO3 दिया गया है, H2CO3। ये सब क्या है आपके पूर्ण रूप से यह वियोजित है, वियोजित होते हैं लेकिन पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो गए। देखिए दे दिया गया है आपको HCN, मैं एक एग्जांपल इसका बता दे रहा हूं। देखिए HCN दे दिया गया है, इसमें हाइड्रोजन तो आपका क्या है धनायनित रूप में टूटेगा लेकिन CN जो होता है ऋणायनित में टूटता है, लेकिन इसका पूर्ण रूप से वियोजन ढंग से नहीं हो पाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या चीज, दुर्बल अम्ल कहा जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अम्लों के जलीय विलयन में आपेक्षिक प्रबलता। इसकी आपेक्षिक प्रबलता क्या होती है। अब इसमें सबसे प्रबल आपसे पूछता है कि सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। ठीक है, तो सबसे प्रबल अम्ल में हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो इसको प्रबल अम्ल के रूप में व्याख्या की जाती है, इसका कोई दिया जाता है इसमें। तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अम्लों के भौतिक गुण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अम्लों की भौतिक गुण। अम्लों के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। तो अम्लों के भौतिक गुण होते हैं, अम्लों के भौतिक गुण में कहा जाता है कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, चाहे नीले लिटमस पेपर, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं। अम्ल चमड़ी को जला देता है, अम्ल क्या करता है, चमड़ी को जला देता है। और
अम्ल पानी में घुलनशील होते हैं, अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। फिर इसके बाद अम्ल में गंधक होती है, अम्ल चिपचिपे होते हैं, खनिज अम्ल रंगहीन होते हैं, जबकि कार्बनिक अम्ल सफेद होते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। इसके बाद जो दिया गया है कि अम्लों के रासायनिक गुण, अम्लों के क्या है? अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं? तो अम्लों के रासायनिक गुण को आपको लोग को देखना है। अम्लों के रासायनिक गुण में आप लोग को देखना है कि इसमें पहला हम देखेंगे अम्लों के रासायनिक गुण में धातुओं से अभिक्रिया। क्या देखेंगे? धातुओं से अभिक्रिया। देखिए यहां पर धातुओं से अभिक्रिया क्या होती है, इस चीज को आप लोग को एकदम ध्यान से देखना है। धातुओं से अभिक्रिया, यहां पर पहले हेडिंग है धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया, यानी कि धातुओं से अभिक्रिया क्या क्या होती है? कहा जाता है कि धातुओं से अभिक्रिया करने पर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनते हैं। धातुओं से अभिक्रिया करने पर, धातुओं से अभिक्रिया करने पर, अभिक्रिया करने पर, चलिए इसको ऐसे मत लिखिए, धातुओं को, यानी कि ध्यान देना है कि धातुओं से अभिक्रिया करने पर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यानी कि आपको पढ़ना है धातु के साथ किसकी अभिक्रिया करनी है? अम्ल की अभिक्रिया करनी है। किसकी अभिक्रिया करनी है? अम्ल की जब अभिक्रिया करते हैं तो आपको प्राप्त होता है लवण। क्या प्राप्त हो जाएंगे? लवण। और इसमें से प्राप्त हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस। इसमें से क्या प्राप्त होते हैं? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होते हैं। जैसे आपको धातु में दे दिया गया है, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जैसे आपको दे दिया गया है, ठीक है, यहां पर दे दिया गया है कि सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम दे दिया गया है। फिर इसके बाद जो है कैल्शियम दे दिया गया है। यह आपको दिया गया है, चाहे आपको फेरिक दिया गया है चाहे फेरस दे दिया गया है। तो अब यह धातु है, इन धातुओं को हमको किससे अभिक्रिया करना है? HCl से, अभी यानी कि अम्ल से अभिक्रिया करना है, ठीक है। तो अब यहां पर आपको किस प्रकार से अभिक्रिया की जाएगी देखिए। तो अब यहां पर दिया गया है कि जैसे आपको यहां पर अभिक्रिया करनी है, तो मान लीजिए कि सोडियम से हमें HCl की अभिक्रिया करनी है, तो इसमें से हमारे दोनों, यह इसका धनान्वित या इसका ऋणान्वित, यह इसके से हाइड्रोजन से सोडियम हमारी क्रियाशीलता में अधिक है, तो यहां से हमारी क्लोरीन जाकर के सोडियम के साथ क्रिया करने लगेगी, तो NaCl और हाइड्रोजन गैस में विस्थापित हो जाती है। फिर इसी के साथ में आपको दे दिया जाता है कि MgCl से हमारी अभिक्रिया करना है, तो यहां से आपको निकल जाएगा MgCl2 हो जाएगा, प्लस यहां से निकलेगा H धनायन 2। तो अब यहां पर देखना है कि वियोजित किस प्रकार से हुआ है, कैसे MgCl2 बन गया है। तो अब देखिए कक्षा 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा रासायनिक सूत्र का बनना। क्या पढ़े होंगे? रासायनिक सूत्र का बनना। जैसे आप पढ़े होंगे कि Mg के साथ में Cl है, ठीक है, तो यहां पर आपकी इसकी रखनी पड़ती है संयोजकता, यानी कि इसकी होती है 2 धनायन, इसका होता है 1 ऋणायन होता है। इसका हम करते हैं ऐसे विकर्ण के रूप में रखेंगे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर Mg, ये हो जाएगा आपका Cl। अब जो इसके ऊपर जितना आपको धनायनित मिलेगा, चाहे, ठीक है, जितना भी रहेगा, कहाँ रखेंगे? इसके नीचे लिया करके रख देंगे। फिर जितना इसके ऊपर मिलता है उतना अंक लिया करके नीचे रख देते हैं, तो यह दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो बन जाता है MgCl2 बन जाता है। यहां से क्या बन गया? MgCl2 बन गया। यहां पर क्या बन गया? H2 यहां से आपकी विस्थापित हो गई। तो यहां से देखना है कि इसको हमें बैलेंस करना है,
तो यहाँ पर Cl2 है तो यहाँ पर हम 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर हम 2 कर देंगे, तो अब यहाँ पर भी 2 करेंगे तो Cl हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा आपको, हो गया। तो इसी तरह से आपको दे दिया गया पोटेशियम, पोटेशियम को दे दिया गया है कि आपको HCl से अभिक्रिया, इसको भी HCl से अभिक्रिया कर दीजिए, सीधी सी बात है, HCl से अभिक्रिया करेंगे, पोटेशियम का 2 होता है तो यहाँ पर हो जाएगा KCl2 हो जाएगा, KCl2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा, 2 है तो यहाँ पर 2 कर देंगे, क्लोरीन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। फिर इसी के साथ में आपको दिया गया है कि कैल्शियम, कैल्शियम दिया है तो कैल्शियम के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगे, कैल्शियम के साथ में मान लीजिए आपको दे दिया गया है H2SO4 दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, H2SO4 से अभिक्रिया करना है, H2SO4, तो यहां से अभिक्रिया करेंगे तो यहां पर बन जाएगा CaSO4 हो जाएगा, और प्लस यहां से हाइड्रोजन आपकी विस्थापित हो जाएगी, हो गई। तो यह गैस के रूप में विस्थापित हो जा रहा है, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 हो गया। फिर इसी के साथ फेरस है, फेरस के साथ में आपको हम HCl की अभिक्रिया कर दे रहे हैं, तो यहां से आपको बन जाएगा तो FeCl2 बन जाएगा, यहां से क्या बनेगा FeCl2 हो जाएगा, प्लस यहां से हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो यहाँ पर 2 कर देंगे तो आपका विस्थापित हो जाएगा। फिर इसी तरह से आपको और भी अभिक्रिया इसमें दिया गया है, जैसे जिंक दिया गया है, जेडीएन, ठीक है, जेडीएन के साथ हम HCl की अभिक्रिया करते हैं तो यह हो जाएगा JDnCl2 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 करेंगे तो यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, विस्थापित हो जाते हैं। अब इसी तरह से MgNO3 से यहाँ पर दे दिया गया है Mg प्लस HNO3 से अभिक्रिया करने पर, ठीक है। अब यह इसकी अभिक्रिया करते हैं तो यहां से Mg इसका 1 होता है, जब बना देंगे तो यही हो जाएगा MgNO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2, इसमें से क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाता है। अब यहाँ पर इसको हमें हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर हम 2 कर देंगे तो यह आपका बैलेंस हो जाएगा सब चीज, ठीक है। तो अब यहाँ से 3 गुना के 6 आपका ऑक्सीजन हो गया, 2 आपका नाइट्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ से भी 3 गो 2 गो, ठीक है। तो यहाँ पर ये दे दिया गया है आपको इसका रासायनिक यानी कि धातुओं से क्रिया। फिर इसके बाद आगे हम लोग को देखना है इसमें कि धातु कार्बोनेट के साथ इसकी अभिक्रिया क्या होती है। धातु कार्बोनेट में कहा जाता है कि अम्ल धातु के कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कर लवण एवं कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं, यानी कि इसमें जो भी दिया जाता है इसके साथ में हमें व्यवस्थित ढंग से लगाना पड़ता है, यानी कि धातु कार्बोनेट और अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। तो इसमें अब दे दिया गया है, देखिए कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया, यानी कि आपको दे दिया गया है सोडियम कार्बोनेट दिया गया है NaCO3 प्लस इसके पर है कि किसी हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं HCl के साथ, तो यह आपको बनाते हैं लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। तो यहां से एक आपका लवण बनेगा NaCl बनेगा, एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इसके साथ एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलकर के बनाएगा H2O, यहां से ये टूटते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। और यहां से इसका जो है इसके साथ अभिक्रिया करके यह बनाता है क्या चीज, H2O बनाता है, ठीक। यहां से ये टूटेगा तो CO और ऑक्सीजन में टूटता है, फिर यहां से जल के साथ यानी कि हाइड्रोजन के साथ यह अभिक्रिया करके क्या बनाता है, H2O बनाता है, H2O बन जाएगा। यह बन गया आपके, कहता है कि धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपको दे दिया जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 के साथ हम HCl की अभिक्रिया करते हैं तो यहां से बनाएगा CaCl2 बनाएगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा H2O बनाएगा। तो यहां से फिर बना, देखिए यहां से तोड़े हैं तो आपको CO2 में टूटा, ऑक्सीजन में टूटा, इसके साथ ये अभिक्रिया करा तो क्या बना, H2O बन गया। तो अब इसको हमें देखना है, इसको पहले वाले को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो आपका फिर यहाँ पर हम 2 कर देंगे तो यह इसके साथ बैलेंस हो जाएगा। फिर यह आपका टोटल का टोटल ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पर आपके
हाइड्रोजन 2 दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर मैं 2 कर दूंगा तो ये पूरा का पूरा आपको बैलेंस हो जाते हैं। अब यह हो गया आपको क्या चीज, धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग को पढ़ना है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। देखिए धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अब इसमें धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, कहता है कि अम्ल कुछ धातु ऑक्साइडों यानी कि क्षारीय ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। धातु ऑक्साइड यानी कि आपको दिया गया है धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। यह दिया गया है, तो इसमें जैसे दे दिया गया है कॉपर ऑक्साइड, क्या दिया गया है, कॉपर ऑक्साइड CuO के साथ हम HCl की अभिक्रिया करते हैं। तो अब यहां से आपको देखना है कि हाइड्रोजन से कॉपर की क्रियाशीलता अधिक, तो कॉपर के साथ में HCl मिल जाएगा, तो यह बन जाता है CuCl2 हो जाएगा। और प्लस इसके साथ में जब मिलता है तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो बनाते हैं H2O, और तो यहां पर क्या बन जाएगा, H2O जल बन जाता है। अब यहां पर कॉपर क्लोराइड बन गया। अब इसके बाद जो है इसको हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पर Cl2 है H2 है, तो यहाँ पर हम 2 कर देंगे तो आपको बैलेंस हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है क्रिया कराने के लिए दिया गया है कि आगे क्रिया क्या होती है इसका, तो इसको प्रदर्शित करने के लिए आपको और भी देते हैं। देखिए क्या क्या चीज है इसमें दिया गया है कि MgO को HCl के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो किसके साथ, MgO प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो यह प्राप्त होगा MgCl2 हो जाएगा प्लस H2O जल बन जाता है। इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड के साथ CaO के साथ हम HCl की अभिक्रिया करते हैं तो यह बन जाता है आपका CaCl2 प्लस H2O बन जाएगा। ये क्या है, इसके साथ ये अभिक्रिया दिया गया है। यानी कि अब आप लोग को देखना है कि अम्लों का उपयोग क्या होता है। जैसे आपसे पूछ जाता है कि H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है बैटरी के शोधन तथा संचायक सेलों में किया जाता है। उर्वरक, प्लास्टिक, कृत्रिम ऐसे वॉशिंग पाउडर बनाने में ये सब किए जाते हैं। फिर इसके बाद पूछ जाता है नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किसमें किया जाता है, उर्वरक तथा विस्फोटक पदार्थ के रूप में यह या फोटोग्राफी के रूप में जो है नाइट्रिक अम्लों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है नाइट्रिक अम्ल को अम्लराज बनाने में भी किया जाता है। किसके रूप में, अम्लराज बनाने के रूप में किया जाता है। जैसे आपको दे दिया जाता है फार्मिक अम्ल, HCOOH होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है फार्मिक अम्ल का। तो इसमें कहता है कि फलों के संरक्षण तथा रबर अस्कंदन चमड़ा उद्योग में ये किए जाते हैं आपके फार्मिक अम्ल का प्रयोग। ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH होता है ऑक्जेलिक अम्ल का। यह जो है फोटोग्राफी में कपड़े पर से स्याही के धब्बे हटाने तथा कपड़ों की छपाई व रंगों में किया जाता है। बेंजोइक अम्ल होता है C6H5COOH होता है, यह दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। आपको ये केमिस्ट्री का आपको मैं अम्ल जो है बताया हूं, ये अम्ल में आपको कोई भी त्रुटियां नहीं मिलेगी। आप हमारे चैनल को इसी तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और मैं आपको अच्छे से अच्छी पढ़ाने की मैं कोशिश करता हूं। आपको इसमें से जो भी प्रश्न आएंगे बोर्ड में एक भी नहीं रहेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्षार क्या होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।